Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss about light atom interaction. इस लेक्चर में हम लाइट एटम इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो लाइट बेसिकली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। लाइट के अंदर वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और जो इस लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रोपागेशन होती है उन फील्ड की वेरिएशन के परपेंडिकुलर होती है। और जब भी फील्ड जो है लाइट इंटरेक्ट करती है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो वो कपलिंग होगी वहाँ पे। और बहुत सारी सिचुएशंस में हम मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। हम जो है लाइट एटम इंटरेक्शन में सिर्फ ज़्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो एम्पलीट्यूड हैं वो इस तरह से रिलेटेड होते हैं सी के ज़रिए, E इज़ इक्वल टू बी सी। यहाँ पे E जो है एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, B जो है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो कहाँ पे हम B को जो है इग्नोर नहीं करेंगे, जहाँ पे रिलेटिविस्टिक लाइट को हम यूज़ करेंगे। रिलेटिविस्टिक लाइट का मतलब है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन से या जिस पार्टिकल से वो इंटरेक्ट करे वो उसको कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवा दे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c। तो ऐसी लाइट को हम रिलेटिविस्टिक लाइट कहते हैं कि वो लाइट जो किसी पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव करवाए उस लाइट को हम रिलेटिविस्टिक लाइट कहते हैं। तो फॉर दिस इंटरेक्शन रिलेटिविस्टिक लाइट इज़ यूजेस कि जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन को भी देखना हो तो फिर हम रिलेटिविस्टिक लाइट यूज़ करते हैं। द रिलेटिविस्टिक मीन्स द पार्टिकल मूव विद स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो रिलेटिविस्टिक लाइट का मतलब क्या है कि वो लाइट जो पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से के कंपेरेबल स्पीड से मूव करवा दे। देन वी डू नॉट इग्नोर द मैग्नेटिक फील्ड। तो तब हम मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन को इग्नोर नहीं करते। वी कैन ऑब्जर्व रिलेटिविस्टिक लाइट विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रिलेटिविस्टिक लाइट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एटम देन वेरियस प्रोसेस अकर विच आर एज फॉलो। जब भी जो है लाइट एटम से इंटरेक्ट करती है तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं और जिसको हम नीचे डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट जो है वो एक्साइटेशन है। तो एक्साइटेशन में क्या होता है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एटम, तो एटम जो है वो ऑब्जॉर्व करता है लाइट को, एक्साइट कर देता है इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर। एक्साइटेशन में क्या होता है कि लाइट एटम पे फॉल होती है, एटम उसको ऑब्जॉर्व करता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट ऑर्बिट में एक्साइटेड हो जाता है। बाय वेरिंग फील्ड, फील्ड को जब हम वेरी करेंगे, जब हम फील्ड जो है अप्लाई कर रहे हैं एटम के ऊपर, तो एटम जो है वो शेक करना स्टार्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है, जो ऑसिलेशन है वो फास्ट हो जाती है, ग्रेटर स्पीड के साथ मूव करता है। और लेकिन न्यूक्लियस चूँकि हैवी है तो न्यूक्लियस पे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, न्यूक्लियस मूव नहीं करता। तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है हाई एम्पलीट्यूड से मूव कर रहा है तो ऑसिलेट कर रहा होता है। तो इस एम्पलीट्यूड की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो जो नेक्स्ट ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट में जाता है तो वहाँ पे जो वो है स्टेबल नहीं होता और उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको वापस जो है उसी ऑर्बिट में ले आता है जहाँ से वो एक्साइट होके गया होता है। तो इस प्रोसेस को हम डी एक्साइटेशन कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं। एट दैट स्टेज एक्साइटेशन अक्कर। एक्साइटेशन कब होती है कि जब एटम जो है वो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशंस की बढ़ जाती हैं, उसके एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाता है। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा V टोटल, वो कौन सा होगा? कूलम पोटेंशियल होगा प्लस लाइट का पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल होगा। यहाँ पे जो है टोटल पोटेंशियल ये होगा। और कूलम का पोटेंशियल अगर हाइड्रोजन के केस में देखें तो इलेक्ट्रॉन पे इतना लग रहा होता है। और लाइट का पोटेंशियल लेट्स सपोज हमने 10.2 दिया है
तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। तो फर्स्ट जो ग्राउंड ऑर्बिट में उसका जो है पोटेंशियल -13.6 होता है और सेकंड ऑर्बिट के अंदर जो है उसका जो पोटेंशियल है वो -3.4 होता है। तो जब हम 10.2 लाइट का पोटेंशियल देते हैं तो इसका इतना पोटेंशियल बन रहा है, तो इसका मतलब है अब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में पाया जाएगा, सेकंड ऑर्बिट के अंदर। इस तरह जो है वो एक्साइटेशन होती है कि इलेक्ट्रॉन जब लाइट फॉल करती है एटम पे तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाता है। तो जितना पोटेंशियल उसके एट द एंड आता है तो वो उस ऑर्बिट में चला जाता है। तो यहाँ पे जो है एक्साइटेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ऑब्जॉर्व करेगा लाइट को और हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। और यहाँ पे अगर ए वाले को देखें, यहाँ पे लाइट के इंटरेक्शन से बेसिकली क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो न्यूक्लियस के करीब से फोटोन जो है गैमा रे फोटोन गुजर रहा है और वो जो है दो पेयर पार्टिकल्स में चेंज हो गया। तो ये बेसिकली जो ए प्रोसेस है ये पेयर प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि लाइट जो है जब हैवी न्यूक्लियस के पास से फोटोन गुजरता है तो वो दो पेयर पार्टिकल में चेंज हो जाता है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के पेयर में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो ये बेसिकली क्या है, पेयर प्रोडक्शन है। और बी में क्या है, फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करता है इसको, बल्कि यहाँ पे जो है वो स्कैटरिंग हो रही है, कॉम्पटन स्कैटरिंग, कि फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होता है, इलेक्ट्रॉन को जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करवा देता है, खुद इस डायरेक्शन में चला जाता है। तो बेसिकली बी जो है ये क्या है, कॉम्पटन स्कैटरिंग है। और सी वाला देखें तो यहाँ पे ये आयोनाइजेशन है कि फोटोन जो है वो ऑब्जॉर्ब होता है इलेक्ट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बाहर निकल जाता है। और डी जो है ये एक्साइटेशन है कि फ़ोटोन जो है अब्जॉर्ब करता है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, फोटोन इलेक्ट्रॉन जो है इस फोटोन को अब्जॉर्ब करता है और सेकंड ऑर्बिट में चला जाता है। तो आयोनाइजेशन बेसिकली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है नो मोर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। चूँकि हमने देखा था कि जो कूलम पोटेंशियल है या एटॉमिक पोटेंशियल है उसकी रेंज जो इन्फिनिटी होती है, जब आर जो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो वी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है। तो फिर इस तरह से तो हम कोई ऐसा पॉइंट जो है प्लेन नहीं कर सकते जहाँ पे कूलम पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए। तो फिर हम आयोनाइजेशन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियर चार्ज के इन्फ्लुएंस में ना रहे, उस पे जो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रॉन पे वो नेग्लिजिबल हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। फॉर आयोनाइजेशन लार्ज एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है जो भी हमने देखा है, और आयोनाइजेशन के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास आयोनाइजेशन और ये एक्साइटेशन। तो आयोनाइजेशन में जो है ये फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऑब्जॉर्ब करेगा और उसको आयोनाइज कर देगा। और यहाँ पे जो है एक्साइटेशन होगी, फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर ऑब्जॉर्ब होकर वो हायर स्टेट में चला जाएगा। नेक्स्ट जो है वो स्कैटरिंग है। ये भी लाइट एटम इंटरेक्शन प्रोसेस है कि जब लाइट जो एटम पे फॉल करती है तो वहाँ पे स्कैटरिंग प्रोसेस होता है। और स्कैटरिंग जो है वो दो तरह का है, जैसे हमने जो है कॉम्पटन स्कैटरिंग पढ़ा था, इसी तरह जो है स्कैटरिंग टू टाइप्स के इलास्टिक स्कैटरिंग है। इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं और हमारा जो है पार्टिकल जो है वो सेम रहता है। स्कैटरिंग वो प्रोसेस है बेसिकली जिसमें हमारा इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो ऑब्जॉर्ब नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो एग्जिस्ट करता है। इनिशियल और फाइनल सेम होता है। और स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए क्या होता है कि मोमेंटम और एनर्जी जो होती हैं वो कंजर्व रहती हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो होते हैं वो बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग जो है वो कंजर्व रहते हैं। और इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है बेसिकली, इन इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती।
तो बेसिकली यहाँ पे m1v1 तो ये इज़ इक्वल टू आएगा कि यहाँ पे मोमेंटम जो इनिशियल था वो फाइनल रहेगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी वो जो है उसके इक्वल नहीं होगी, लेस देन या ग्रेटर देन होगी फाइनल एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती बल्कि मोमेंटम कंजर्व रहता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लैब फ्रेम जो है वो क्या होता है कि कोलिजन से पहले जो टारगेट पार्टिकल है वो रेस्ट पे हम लेते हैं। कि लेट्स सपोज हम कंप्यूटर स्कैटरिंग करवा रहे हैं तो हमारा जो टारगेट है वो इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको क्या रखेंगे, रेस्ट पे रखते हैं और एक्सरे से इसको स्कैटर करवाते हैं, एक्सरे फोटोन से। तो इस तरह से वो स्कैटरिंग हो जाती है उनकी। तो बेसिकली कंप्यूटर स्कैटरिंग जो है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे रखते हैं, तो ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूँकि हम लैब फ्रेम यूज़ कर रहे होते हैं इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन को टारगेट पार्टिकल को रेस्ट पे रखते हैं। तो ये जो है स्कैटरिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रेस्ट पे हो, लेकिन हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है उसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि वो रेस्ट पे हो। किस केस में, लैब फ्रेम के केस में। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट की जो है कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो, कैलकुलेशन की कोई कंडीशन नहीं, कैलकुलेशन सेम है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा फ्रेम है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो है क्या होता है, जो मोमेंटम होता है बिफोर आफ्टर कोलिजन वो सेम होता है और अपोजिट होता है। मतलब इसमें जो दोनों हमारे पार्टिकल्स हैं टारगेट और हमारा जो प्रोजेक्टाइल है, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन है और इधर से फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ मूव करता हुआ आ रहा होगा v वेलोसिटी से, और इधर से फोटोन आ रहा होगा उसी वेलोसिटी से, इसके ऑपोजिट जो है। कोई भी लेट्स सपोज कोई और प्रोजेक्टाइल ले लें तो प्रोजेक्टाइल -v से इस तरफ आ रहा होगा और ये इस तरफ आ रहा, तो इसका जो मोमेंटम है बिफोर और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, सेम होगा और दूसरा ऑपोजिट होगा। तो लैब फ्रेम के अंदर हमारा प्रोजेक्टाइल और टारगेट पार्टिकल दोनों मूव कर रहे होते हैं और लैब फ्रेम के अंदर हमारा टारगेट पार्टिकल रेस्ट पे होता है। ओके जी, आज हमने ये डिस्कस करना था। अल्लाह हाफिज़।